अच्छा, बस सब लोगों से वन टू वन बात कर लेता हूँ मैं ना। उत्तराखंड में आपने छोटी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं बहुत सारी देखी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कर्मचारी है, जो जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ें हैं, या वो कहीं ना कहीं सरकारों से नहीं जुड़ पाते हैं। जो भी समस्याएं हैं, अलग अलग संस्थाएं लोगों ने बनाई हुई है। जो कर्मचारी है, सरकारी विभाग में काम कर चुके हैं, चाहे वो जितने भी बड़े संस्थान हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कौन सी वो संस्था है जो अलग अलग है, और फिर उन्होंने जो उत्तराखंड में जो सबको मिलाकर एक संस्था बनाई है जो पूरे उत्तराखंड में सरकार से बातचीत करती हैं और कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुटे सर से बात कर लेते हैं। एक संस्था आप संक्षेप में बताइएगा, जिस संस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो टोटल अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, और जो पूरे उत्तराखंड को मिलाकर एक संस्था जो बनाई गई है वो क्या है, वो कैसे काम करती है? देखिए, ये हमारा करीबन राज्य निगम कर्मचारी महासंघ का गठन काफ़ी पहले हो गया था, जिसके हमारे फाउंडर थे रवि पचौरी जी, जिनका बार बार हम जिक्र करके, और बड़े जुझारू नेता था जो राज्य बनने के बाद वो हमेशा कर्मचारी हितों में लगे रहते, हितों के लिए लगे रहते, और तमाम उन्होंने रोडवेज के संविदा कार्मिक भी जो है उन्होंने नियमित करवाए। तो मैं उन्हीं की बात करूँगा कि उन्होंने जो है राज्य निगम कर्मचारी महासंघ का गठन किया जी। उसके बाद उनके अकस्मात निधन हो जाने के बाद फिर ये जिम्मेदारी हमें दी गई, और जिम्मेदारी देने के बाद हमारे साथ पहले से ये निगम जुड़े हुए हैं। जैसे आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम हो गया, MDDA हो गया, आपका जो है पेयजल निगम हो गया, जल संस्थान हो गया, जिला पंचायत हो गया, गढ़वाल मंडल विकास निगम हो गया, और वन विकास निगम हो गया। ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इन एक सारी संस्थाएं महासंघ का घटक संगठन, यानी कि महासंघ इनका अंग है। ठीक है। हाँ। तो उसमें जो छोटी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाओं के साथ बातचीत करके फिर सरकार से बातचीत रखते हैं आप लोग? बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो अपनी जो डिमांड पहले पूरी कराने की कोशिश जो सतर की है, वो निगम महासंघ को अपने प्रत्यावेदन देते हैं। फिर वो हमारे साथ भी उनके पदाधिकारी चलते हैं शासन में, और उनकी जितनी, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, महामंत्री जी ने कहा कि हम उनकी मांगों का निराकरण कराने की कोशिश, देखो हम क्या करते हैं, अपनी उनकी बातों को रख सकते हैं, करना ना करना शासन का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये निगम महासंघ बड़ा अनुशासनिक जो है संगठन है, बड़ा अनुशासन में रहने वाला लोग है, और बड़े, मैं ये, अब आप बोलोगे कि तारीफ करना ठीक नहीं है। नहीं, आप करिए। मैंने देखा है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए जी। यहाँ पर सब लोग बड़े जो है ईमानदारी से कर्मचारी हितों के लिए काम करते हैं। हम लोग हम सोचते हैं कि जो बेचारे जो है अपनी बात को नहीं उठा पाते, उनकी डिमांडों की, उनकी बातों को रखने के लिए ये महासंघ बना है। ललित जी, आप बताइएगा थोड़ा सा इसके बारे में, आप कौन सी संस्था में काम करती हैं, और जो ये महासंघ है जो बनाया गया है और ये काफ़ी वक्त से चल रहा है, लोगों को आप बताइएगा क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, जो कर्मचारी है जो रिटायर हो गए हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तराखंड वन विकास निगम में कार्य करता था जी, लेकिन इसी अप्रैल 2024 में मैं रिटायर हो गया जी। इससे पूर्व मैं उत्तराखंड वन विकास निगम जो कर्मचारी संगठन है उसका प्रदेश अध्यक्ष था जी, और राज्य निगम कर्मचारी संघ का जो हमारा राज्य निगम कर्मचारी महासंघ है उसका जनरल सेक्रेटरी था, जो कि मैं आज भी जी। अब महासंघ क्या क्या काम करता है, निगम कर्मचारी महासंघ के देखिए, जैसे कि अभी राणा कोटी जी बताया, ये सारे घटक दल हैं। ये अपने यहाँ की जो समस्याएं होती है उनको निगम कर्मचारी महासंघ के पटल पर रखता है जी। और निगम कर्मचारी महासंघ पुरजोर कोशिश करता है कि उनको शासन स्तर पे, सरकार स्तर पे रखे और उनको दूर करवाएं किसी तरह भी उनकी समस्याओं को। अब आप मैं को बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि DA का मामला है जी। DA जब भी घोषित होती है राज्य सरकार में, तो आपने देखा होगा वो हमेशा राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए वो शासनादेश होता है। तत्पश्चात निगम कर्मचारी महासंघ
उनको लेटर लिखता है, शासन को लेटर लिखता है, सरकार को लेटर लिखता है कि निगमों में भी ये लागू होना चाहिए। ठीक है। तो निगमों में लागू करने के लिए उसे पशु निगम कर्मचारी महासंघ ही करता है। ठीक है। और भी इसके अलावा कई समस्याएं हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जनवरी 2024 से ग्रेजुएटी की सीमा 25 लाख रुपए कर दी, ठीक है, 20 लाख से बढ़ा के। तो अभी तक वो लेटर निगम कर्मचारी महासंघ ने प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि स्टेट में यदि लागू हुआ है तो निश्चित रूप से वो हमारे यहाँ भी लागू होगा, निगमों में लागू होगा, प्राधिकरण में लागू होगा, पंचायतों में लागू होगा, निकायों में लागू होगा। तो अभी उसका भी लेटर हमारा जाना है। तो ये काम सारा निगम कर्मचारी महासंघ करता है। जैसे आपने देखा होगा 6ठे से जब 7वां वेतनमान आया या पंचम से जब 6ठा वेतनमान आया तो हाँ उसमें देरी हो रही थी, लेकिन वो पहले स्टेट में लागू हुआ, लेकिन उसको निगमों में लागू कराने के लिए इसीलिए इस निगम कर्मचारी महासंघ का गठन किया गया है, ताकि निगमों के कर्मचारी जो हैं वो किसी तरह एक उसमें आए, एक मंच में आए और उनका नेतृत्व करते हुए वो वहाँ पे अपनी पटल पे बात रखें और यहाँ लागू करवाएं। अब आपने कर दी पेंशन की बात, तो वास्तव में पेंशन फंड में चले जाता है। तो वो पेंशन जो है वो केवल नाम मात्र की मिलती है, जैसे आप उसे सामाजिक सुरक्षा समझ लीजिए। वो लगभग मतलब 4,000 3,000 जो आम इन लोगों को मिल रही है 3,000 के बजाय वो 3,000 2,000, तो वो पेंशन उनको मिलती है, लेकिन उस पेंशन में भी परेशानी हमारे यहाँ हो रही है। तो आपका जो संगठन है क्या इस पर भी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ मैं उत्तराखंड वन विकास निगम की बात करूँ तो हमारे यहाँ उत्तराखंड वन विकास निगम में एक रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया है, जिसमें वो पेंशन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हायर पेंशन की, जो आपने देखा होगा पूरे इंडिया में चल रही है हायर पेंशन की लड़ाई। तो हायर पेंशन के लिए हम लोग अपना कर रहे हैं कि हमें भी हायर पेंशन दी जाए, मतलब बेसिक प्लस डीए काटने के बाद जो पैसे पहले पेंशन टीचरों वगैरह को मिलती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो पहले कटे हैं हमारे, उसमें जो पेंशन मिलती है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है पेंशन, क्योंकि उसकी अधिकतम सीमा, चाहे हमें तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी लेकिन उसकी अधिकतम सीमा पहले 6,000 थी, फिर बाद में 15,000 हो गई। तो 15,000 को मानते हुए ही कंट्रीब्यूशन कटा है पेंशन का। तो वो सीमा, क्योंकि हमारे मूल पर कटता तो ज़्यादा कटता, तो वो केवल क्योंकि सीमित वेतन पर कटा है इसलिए वो पेंशन भी कम मिलती है। अब उस पेंशन में भी दिक्कत आ रही है। 250 लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके के फॉर्म नहीं आए हैं, क्योंकि हम यूपी से अलग हुए। उस समय हमारा एम्प्लॉयर यूपी कॉर्पोरेशन था, आज हमारा उत्तराखंड है, लेकिन 250 लोग ऐसे हैं जिनके के फॉर्म वहाँ से नहीं आए हैं, उनकी पेंशन लग नहीं पा रही है। तो उसमें खैर चल रही है, हमारे जो EPF डिपार्टमेंट है उसने वहाँ पत्र लिखा है। एक सवाल करना है मेरे को, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स सवाल है। कितना आसान रहता है कि बीजेपी सरकार में आसान है या कांग्रेस की सरकार जब थी तब आसान था कहीं ना कहीं कर्मचारियों को उनका हित दिलाने में? देखिए ये मैं आपको बता दूं, सरकार कोई भी हो, सवाल है आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है। क्या आप अपनी बात, देखिए सरकार बदलती है, सचिव तो वही रहते हैं और जो टेबल टॉक होती है वो मैक्सिमम सचिव लोगों से होती है, क्योंकि काम तो सचिव लोग करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं, वैसे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती अपने कर्मचारियों को नहीं देना, कोई भी नहीं चाहती, लेकिन यह है प्रेजेंटेशन। आप लॉजिक बात करिए, अपने तर्क को रखिए। इसलिए मैं अपने उद्बोधन में कह रहा था कि शासनादेश का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपको ज्ञान होगा, आप जो शासनादेश लागू किया आप उसके बारे में जानते हो, पढ़े हो, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, उसका आकलन कर सके और अपनी बात रख सके। तो निश्चित रूप से काम होते हैं, बहुत काम हुए हैं इस गवर्नमेंट में, बहुत काम। एक शख्स हैं हमारे साथ में। सर, जिन संस्था में आप हैं और कैसे सरकारें काम कर रही है, अभी कितना चीज़ें हैं कि अभी जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं नॉलेज उतना नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उनके काम रह जाते हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं उत्तराखंड परिवहन निगम से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ। जी जी। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड का भी मैं प्रदेश उप महामंत्री के पद पर हूँ। जी। जो हमारे संगठनों का दायित्व है, संगठनों के काम है कर्मचारियों की समस्याओं को उठाना और उनका निदान प्रबंध निदेशक महोदय स्तर से, मैनेजमेंट डायरेक्टर से, फिर इसके बाद है सरकार से और शासन से। देखिए जैसे आज के समय में हम परिवहन निगम की अगर बात करें तो परिवहन निगम में हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास आज के टाइम में हमारी परिवहन निगम की नियमित बसें नहीं हैं, जबकि हम लगातार इस डिमांड को करते आ रहे हैं कि परिवहन निगम के जितना भी हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड प्रदेश, बैठ के बात करते हैं आपसे। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हमारे 13 जिले हैं। अच्छा। हमने कई बार इस मांग को उठाया कि आप जिला मुख्यालय से, राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ें और एक परिवहन निगम की नई बस
वहाँ से जिला मुख्यालय से राजधानी तक चले। इसके साथ साथ हमने जो है बस अड्डों के निर्माण की बात करी कि आप जो है प्रत्येक जिले में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस डिपो भी खोलें, जिससे कि परिवहन निगम को अच्छा राजस्व प्राप्त हो, सरकार को भी उसकी छवि अच्छी है, और उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ से आने वाले यात्रियों को भी उसकी सुविधा का लाभ मिल सके। दूसरे हमारे यहाँ पे जो है संविदा के कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों के हैं, और आपके जो है दैनिक वेतन भोगी लोग हैं, और विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं। लंबे समय से भर्ती नहीं हो पा रही, और हमारी ये भी डिमांड रही है कि आप उन सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण करें, जिनको हाई कोर्ट के द्वारा भी कह देगा कि जिनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनको आप नियमितीकरण का लाभ दें। इसके साथ साथ कर्म निगमों के साथ जो है एक भेदभाव की नीति रहती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक भेदभाव की नीति हमेशा रहती है कि राज्य कर्मचारियों के लिए सर्कुलर जारी हो जाता है और निगमों को के लिए वो सर्कुलर जारी नहीं होता। क्योंकि अभी आप देखो, ताज़ा उदाहरण बताऊँ कि 2016 से पूरे प्रदेश के अंदर राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान लागू हुआ। अक्टूबर 2017 से उसका लाभ मिला, और उसके जितने भी अन्य भत्ते थे, चाहे मकान किराया भत्ता हो, चाहे हिल का आपके एवरेज हो, तो उन तमाम भत्तों के जो है आज तक निगम के कर्मचारी अछूते हैं। परिवहन निगम के कर्मचारियों को कम किराया, इसके साथ कि अभी जनवरी 2024 में राज्य कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते का सरकार ने आदेश जारी किया, जिसको जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया। 40% से बढ़ाकर